नमस्कार साथियों, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फिजिक्स में हम लोगों ने सारा चीज देखा था। यानी कि हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन को पढ़ा, फिर प्रकाश के परावर्तन के नियम को पढ़ा, फिर कई सारी चीजों को पढ़ा, फिर किरण आरेख को समझा, फिर F=R/2 को भी हमने प्रूव किया। अब देखिए, अब हम लोग प्रैक्टिस सेट को पढ़ेंगे। इतना दिन जो रुका था ना, जो अगला वीडियो नहीं आ रहा था फिजिक्स का, प्रैक्टिस सेट के ही कारण, तो हम सोच रहे हैं कि सबको साथे लेकर जाएंगे। ऑब्जेक्टिव को भी साथ में बनाकर चलना है और सब्जेक्टिव को भी। तो सब्जेक्टिव तो हम आपको ऑलरेडी पढ़ा देते हैं, और ऑब्जेक्टिव को तो देखिए, जो बोल देते हैं वही ऑब्जेक्टिव हो जाता है। ऑब्जेक्टिव तो कहीं से भी पूछ सकता है ना, ऐसा थोड़ी कि ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम कोई फिक्स चीज है। हम सब्जेक्टिव के साथ ही ऑब्जेक्टिव को पढ़ा देते हैं, तो दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो आइए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट को समझेंगे और प्रैक्टिस सेट को बनाएंगे और देखेंगे कि कितना आपसे क्वेश्चन बनता है। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट की दुनिया में। पहला क्वेश्चन है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, बटर पेपर। ये जरा ध्यान से सुनो चचा। तो ऐसे पदार्थ जिससे आसानी से प्रकाश पार हो जाता है उसे क्या बोलेंगे? पारदर्शी। हमने बताया था कि पारदर्शी किसे कहते हैं? अपारदर्शी। जिससे प्रकाश आसानी से पार हो जाए उसे पारदर्शी, जिससे पार ना हो उसे अपारदर्शी, जिससे हल्का पार हो जाए उसे पारभासी। और बटर पेपर तो पारभासी का ही एग्जाम्पल है ना। आई मेरी बात समझ में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पारदर्शी। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आया? अगला है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पार कर पाते हैं कहे जाते हैं। तो जब छोटा सा भाग पार कर जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पारभासी। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पारभासी। आई मेरी बात समझ में? हमने आपको बताया था तेलीय कागज क्या होता है? पारभाषक। समझ में आया? तेलीय कागज मतलब क्या? जहां हल्का फल्का दिखाई दे, हल्का फल्का दिखाई दे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तेलीय कागज। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब असत्य मतलब क्या होता है? गलती। असत्य मतलब क्या होता है चाचा? गलत। ठीक है, तो गलत कौन सा कथन है? प्रकाश ऊर्जा का रूप है, ये बात सत्य है कि ऊर्जा का रूप है। प्रकाश सरल रेखा में चलता है, ये बात भी सही है कि सरल रेखा में चलता है। चौथा है मतलब डी नंबर, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता। सत्य है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त किया सकते हैं। लेकिन समतल दर्पण अवशोषक क्या प्रकाश को खींचता है? अवशोषक है तो नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अगला है कि प्रकाश के गुण है। तो प्रकाश क्या है भैया? कण भी है, प्रकाश कण भी है, तरंग भी है, फोटोन भी है, ये यानी कि सभी है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है प्रकाश की किरणें गमन करती है तो कैसे? सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, या किसी भी दिशा में। तो एनी टाइम प्रकाश की किरणें किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। हमने बताया था आपको। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। देखिए एग्जामिनर जो है, देखिए क्वेश्चन सेटर जो है आपको फंसा देगा। 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड ना देकर किलोमीटर पर सेकंड दे देगा, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, नॉट किलोमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो याद कीजिए, हमने बताया था कि सबसे अधिकतम किस में होते हैं? हवा में होगा। ठीक है, जल या शीशा या हीरा में। तो सबसे ज्यादा अधिकतम प्रकाश की चाल कहाँ होगा? हवा में। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होगी, यानी कि अलग अलग माध्यम में अलग अलग होगी। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है तो कम होती है। निर्वात मतलब जहाँ हवा नहीं रहे उसे निर्वात कहेंगे, हवा वगैरह रहे उसे निर्वात नहीं कहेंगे। तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। आई मेरी बात समझ में? इसके बाद है सर्वाधिक प्रकाश की चाल है किस में? तो गैस में, द्रव में, या ठोस में? तो गैस में है सर्वाधिक प्रकाश की चाल। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना मिनट समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड समय लगता है। कितना मिनट सेकेंड लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। तो इस ऑप्शन में यहाँ दिया 8 मिनट, 7 मिनट, 6 मिनट, 5 मिनट। तो ऑप्शन के अनुसार लगभग में 8 मिनट को मान लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ऑप्शन के अनुसार इसमें मान लेना है। ठीक है,
इसके बाद है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त मतलब जिससे प्रकाश नहीं जाता उसे अप्रदीप्त वस्तु है। तो अप्रदीप्त चंद्रमा है, सूर्य है, सूर्य से प्रकाश निकलता है, बल्ब से भी प्रकाश, जलती मोमबत्ती इससे प्रकाश निकलता है। अप्रदीप्त मतलब जिससे प्रकाश नहीं निकलता उसे चंद्रमा कहते हैं। याद कीजिए चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, बल्कि ये सूर्य की रोशनी को लेता है और इसके बाद जो है अपने आप को प्रकाशित करता है। ठीक है, प्रकाश की किरणों की समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। याद कीजिए प्रकाश पुंज, किरण पुंज को ही हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज को ही हम लोग बोलते हैं प्रकाश पुंज। ठीक है, किरण पुंज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश पुंज। कोई दिक्कत? इसके बाद प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम। क्या क्या हमने पढ़ाया था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, फिर आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। कोई दिक्कत? समझ में आया मेरे प्यारे भाइयों बहनों? इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम निर्धारित करता है। तो याद कीजिए हमने क्या बताया था कि कौन आई बराबर कौन आर, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। देखिए ये ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण अलग होता है, आपतन कोण अलग होता है अपवर्तन। अपवर्तन कोण हम जो है आपको बताएंगे अभी प्रकाश के अपवर्तन में। ठीक है, तो आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। यहाँ परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण नहीं होगा, नहीं आपतन कोण बराबर विचलन कोण होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में? अगला क्वेश्चन है कि परावर्तन का कोण होता है। मैं आपको बताया था कि ये सतह है। ठीक है, ये सतह है, तो ये सतह अगर आने वाली किरण को क्या बोलते हैं हम लोग? आपतित किरण। और लौट कर जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। और बीच में क्या रहता था? अभिलंब। तो यहाँ इसके बीच में आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? आई। आई मतलब क्या होता है? आपतन कोण। और यहाँ अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। तो परावर्तन का कोण होता है किसके किसके बीच में? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में? अगला क्वेश्चन है कि दर्पण के पीछे रंगाई की जाती है, किस भाग की रंगाई की जाती है मेरे प्यारे दोस्तों? तो दर्पण के पीछे हमने बताया था AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड की रंगाई की जाती है। ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। कोई दिक्कत? अरे समतल दर्पण की त्रिज्या ही वक्रता, समतल दर्पण है तो समतल दर्पण है तो इसकी वक्रता त्रिज्या कैसे कितना होगी? अनंत होगी। और इसका जो है फोकस दूरी भी क्या होगी? अनंत होगी। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा होता है क्या होता है? काल्पनिक होता है। हमने बताया था आपको प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है। तो दर्पण कौन सा है? समतल दर्पण। तो हमने भी बताया था इसको, आप देख लीजिएगा। यदि समतल दर्पण थीटा कोण पर घूमता है तो प्रतिबिंब का कोण क्या होगा? 2 थीटा। हमने बताया था कि एग्जांपल भी दिया था कि याद करो अगर दर्पण के आगे 10% रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 20%। मतलब समझाने के लिए हम बताए थे। तो उसी तरह इसका जो है क्या हो जाएगा कि अगर थीटा डिग्री कोण पर घूमेगा, अगर थीटा कोण पर घूमेगा तो जो है कितना इसका प्रतिबिंब कितने डिग्री पर बनेगा? 2 थीटा पर। कोई दिक्कत? इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई क्या होना चाहिए? हमने बताया था कि व्यक्ति की मतलब अगर हमको पूरा फिगर देखना, मान लीजिए ये लड़का है, ये लड़का है, अगर ये दर्पण है, अगर ये अपना पूरा फिगर देखना है तो ये क्या करना है? इसको जो है अपने आधा ऊंचाई का दर्पण लेना होगा। दर्पण कितने होना चाहिए? अपने का आधा ऊंचाई। तो यानी कि दर्पण की ऊंचाई कितनी होगी? व्यक्ति की आधा। अगर व्यक्ति 5 फीट है तो दर्पण कितना फीट लेगा? 2.5 फीट। कोई दिक्कत? समझ में आ जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे इसको। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। परावर्तन कोण का मान क्या होता है? 0 डिग्री। समझे या नहीं समझे? एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। देखिए ये समतल दर्पण है, लंबवत सीधा हुआ तो परावर्तन कोण कितना होगा? ये 0 डिग्री होगा। यहीं से लौट जाएगा, फिर इतने डिग्री आया और इसी डिग्री पर लौट गया तो कितना होगा? 0 डिग्री होगा ना। समझे या नहीं समझे? फिर अगला, यदि आप एक स्थिर समतल दर्पण को 4 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहे हैं तो प्रतिबिंब किस चाल से जाएगी? तो हमने बताया था कि अगर प्रतिबिंब कितने चाल से? 2 गुना, यानी कि 4 से 8 मीटर पर सेकंड। तो आंसर कितना हो जाएगा? बी आपका सही हो जाएगा।
दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु को कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? अनंत प्रतिबिंब बन सकता है, इसमें क्या बात है। अगर दो समतल दर्पण को समांतर में रखें, यानी कि समांतर मतलब समान अंतर पर रखें, तो इसके बीच में जो प्रतिबिंब जो है कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो अनंत प्रतिबिंब बन सकता है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है कि पेरिस्कोप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो समतल दर्पण का, हमने बताया था पेरिस्कोप में किस दर्पण का। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? किस प्रतिबिंब को? तो वास्तविक प्रतिबिंब को, और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह का केंद्र क्या कहलाता है? तो परावर्तक सतह का केंद्र क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है, ये हमने बताया था। अब है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? देखिए ये गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा को, ये जो वृत्ताकार सीमा रेखा ना, इसके व्यास को ससुरी हम लोग द्वारक कहते हैं। क्या बोलते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को हमने नहीं बताया था आपको वीडियो में। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है, कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन है चचा, सीधा होता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं चचा? तो याद कीजिएगा, वक्रता त्रिज्या, हमने आपको बेहतरीन ढंग से बताया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत है यानी कि कौन सा गलत है? तो वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, ये बात सत्य है। अब ऑप्शन नंबर सी है, हम बी को छोड़ दिए हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर सही बात है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है, ठीक है, ये तीनों सही है। इसके बाद ऑप्शन बी देखते हैं, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है? आभासी। उत्तल दर्पण से बना हुआ काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, जो काल्पनिक होगा वो सीधा होगा, तो सीधा यानी कि सीधा एवं आवर्धित बनता है, ठीक है। अगला है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो याद कीजिए, हमने बताया था कि ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में इधर जितने भी फोकस दूरी सब क्या होगा? ऋणात्मक में होगा, और इधर जो है उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी क्या होगा? धनात्मक होगा। फोकस दूरी आपका इधर ना होगा उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होगा? धनात्मक होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण का उपयोग समांतर वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? तो उत्तल दर्पण हमने बताया था उपयोग में, उत्तल दर्पण के उपयोग में। मोटर गाड़ी चालक के सामने कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का, ये भी हमने बताया था। निम्नलिखित में से किस उत्तल दर्पण के एक उपयोग है? साइड मिरर के रूप में, वाहनों के हेडलाइट में, हजामती में, सभी में। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर में, वाहनों के हेडलाइट में नहीं करते हैं, और नहीं हजामत बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं साइड मिरर के रूप में, पार्क के मनोरंजन में, बल्ब के रिफ्लेक्टर में, या इनमें सभी हो जाएगा। पार्क के मनोरंजन के रूप में भी करते हैं, बल्ब के रिफ्लेक्टर के रूप में, स्ट्रीट लैम्प, हमने बताया था कि स्ट्रीट लैम्प क्या होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों के पीछे देखने के रूप में किया जाता है? तो ये क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण है, क्या है? तो देखिए, हमने आपको बताया था कि उस समतल दर्पण जब हमने पढ़ा रहा था, तो उस समय बताया था कि जो समतल दर्पण जो है सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है? सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और उत्तल दर्पण भी सीधा बनाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उत्तल दर्पण के सामने की एक वस्तु को रखा गया, तो इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो इसकी प्रतिबिंब कैसी होगी? काल्पनिक होगी। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण का प्राप्त होता है? तो हमने इसका भी बताया था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण, ठीक है। इसके बाद है कि उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक या आभासी? काल्पनिक को ही ना आभासी बोलते हैं चचा, तो काल्पनिक होता है। जो काल्पनिक होगा ब्रांडेड नेम क्या होगा उसका? सीधा होगा, तो काल्पनिक और सीधा, ठीक है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो हमेशा क्या होता है?
हमेशा सीधा, काल्पनिक बनता है तो हमेशा सीधा बनता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो वस्तु से ऐसे याद कीजिएगा। तो हजामत बनाने के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल। अवतल दर्पण क्या करता है? किसी भी चीज को जूम कर देता है, किसी भी चीज को क्या करता है? जूम कर देता है। हमको छोटा चीज देखना है, हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है, मतलब वस्तु बड़ा है और प्रतिबिंब कैसा बन रहा? छोटा बन रहा। तो कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण। समझ में आया कि नहीं? अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु का उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है, असत्य है? तो प्रतिबिंब सीधा बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है, ये बात सही है। अरे सीधा बनेगा तो ये वास्तविक बनेगा चाचा? ये वास्तविक कभी हो ही नहीं सकता है, जब भी होगा तो ये काल्पनिक होगा। हमने बताया था कि इसके साथ ब्रांडेड नाम जुड़ेगा। अगर अवास्तविक होगा तो उल्टा बनेगा, अगर काल्पनिक होगा तो सीधा बनेगा। हमने आपको बताया था ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। बाकी बात सब जितना भी कथन है, जितने भी ऑप्शन है, सब सही है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो गोलीय दर्पण कैसा है? तो अगर 20 सेंटीमीटर तो गोलीय दर्पण कैसा होगा? तो देखिए प्लस है, एफ बराबर क्या है? प्लस 20 सेंटीमीटर है। तो जब एफ बराबर प्लस 20 सेंटीमीटर है तो एफ बराबर प्लस है, तो प्लस किस में होता है? फोकस दूरी प्लस किस में होता है चाचा? तो प्लस आपका कौन सा दर्पण में होता है? उत्तल दर्पण में होता है। और एफ माइनस किस में होता है? समतल दर्पण में। याद कीजिए उत्तल दर्पण में सिर्फ यू क्या होता है? माइनस में होता है, बाकी बात सब क्या होता है? प्लस में होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होगी? ऋणात्मक। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? बड़ा मतलब जूम करता है, तो अवतल दर्पण। ठीक है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण। किसी कार के अग्रदीप, अग्रदीप मतलब आगे, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो अग्रदीप में आगे यानी कि हेडलाइट के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। दंत विशेषज्ञ यानी कि डॉक्टर जो है दांत को देखने के लिए, दांत को देखना, देखिए दांत क्या है? एक छोटा चीज है, तो छोटे चीज को देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जूम करना पड़ेगा। तो जूम कौन करता है? अवतल दर्पण करता है। तो इसमें कौन सा उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? तो सौर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। कोई दिक्कत? अब अगला है हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है? हजामत मतलब दाढ़ी उड़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है किस दर्पण का? तो अवतल दर्पण। हमने ये सब बता दिया था, खाली आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए प्रैक्टिस सेट आपसे बनेगा कि नहीं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है चचा? तो ऋणात्मक होगी। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। आवर्धित मतलब किसी भी चीज को बड़ा या छोटा कर देना आवर्धित कहलाता है। ठीक है, हमने बताया था वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन। ठीक है। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब किसका बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है आपका अवतल दर्पण का बनेगा, और जो वास्तविक होगा वो उल्टा होगा। तो अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं? तो आभासी प्रतिबिंब किस में होगा चाचा? तो इन तीनों प्रकार के दर्पण में। याद कीजिए समतल दर्पण में के उपयोग में भी हमने बताया था कि इसका प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, अवतल दर्पण में भी बताया था, उत्तल दर्पण में भी बताया था, यानी कि इन तीनों प्रकार के दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कोई दिक्कत चचा? अगला है निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकती है? तो एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकती है, तो अगर मिलेगी तो किस में मिलेगी? अवतल दर्पण में मिलेगी। तो अवतल दर्पण में क्या होगा? मिलना मतलब क्या होता है? हमने आपको बताया था कि मिलना मतलब क्या होता है? अपसरित होता है कि अभिसरित होता है। किसी भी बिंदु स्रोत से एक किरण आकर मिल जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अभिसारी। क्या बोलते थे? अभिसारी। अभिसारी मतलब अभी अभिसारी आई और तुरंत गला मिल गई। मिल गई मतलब किसी भी बिंदु पर आकर मिल जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिसारी बोलते हैं। कोई दिक्कत? और अगर फैल जाएगी तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं चाचा? उसे हम लोग अपसारी बोलते हैं। उसी तरह निम्नलिखित में से किस दर्पण का एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकती है? तो किस बिंदु पर आकर मिलती है चाचा? अवतल दर्पण में। अब अगला है कि कहां पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? तो कहां पर? ये किस पर है? किरण आरेख से संबंधित है। किरण आरेख से संबंधित हमने आपको किरण आरेख भी बता दिया, उम्मीद करते होंगे आप समझे होंगे। ये भी किरण आरेख से संबंधित प्रश्न है 66 नंबर, तो आप इसको देख लीजिएगा। अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब होगा, तो कैसा होगा प्रतिबिंब? आपका आभासी और बड़ा होगा। अवतल दर्पण में एक ही है, अगर ध्रुव और फोकस ये है, देखिए अवतल दर्पण है,
तो ये दर्पण है, अवतल दर्पण है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ। अगर यहाँ ध्रुव और फोकस के बीच में है तो ध्रुव और फोकस के बीच में है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यहाँ पीछे बनेगा और सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। तो आभासी बनेगा और जो आभासी होता है वो बड़ा होगा, या आभासी होगा तो सीधा होगा। कोई दिक्कत? तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। तो जब वस्तु की स्थिति आभासी सीधा तभी बनेगा जब वस्तु कहाँ होगा, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में होगा। हमने आपको अभी बताया वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है, वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है, तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बन सकता है, केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा, केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, या ए और बिंदु दोनों, तो दोनों बनेगा। हमने आपको अवतल दर्पण के अंतर में बताया था कि उत्तल दर्पण में केवल प्रतिबिंब कैसा बनता है चाचा, आभासी बनता है, और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक और आभासी दोनों बनता है। तो अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब आभासी भी होगा और वास्तविक भी होगा। कोई दिक्कत? फिर अगला है अवतल दर्पण से बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब तब बड़े आकार का होता है जब वस्तु दर्पण के कहाँ हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। हमने ये भी बता दिया है आपको। ये आपका किरण आरेख से संबंधित है, अब जाकर देख लीजिएगा चाचा। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत होती है। क्या मापने की जरूरत होती है, दर्पण और प्रतिबिंब के, यानी दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी को मापने की जरूरत होती है। कोई दिक्कत? अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का हो, हमने बताया था वक्रता केंद्र पर। देखिए अगला है किसी गोलीय दर्पण जब आपतित किरण, मान लीजिए एक अवतल दर्पण है, अगर कोई किरण यहाँ सी हुआ, ये हुआ एफ, अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, अगर मान लीजिए ये किरण आई, ये पहले एफ से जाएगी, और ये किरण अगर वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, अगर वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी तो ये क्या होगी, फिर से यहाँ टकरा कर फिर वापस यही लौट जाएगी, यानी कि वही पथ पर वापस लौट जाएगी। तो आंसर नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आज मेरी बात समझ में। अगला क्वेश्चन कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। अरे एफ बराबर आर बाई 2 होता है, चाहे अवतल दर्पण में हो बोले चाहे उत्तल दर्पण में बोले, सब में तो आधी होती है ना फोकस दूरी। ठीक है, अब जो है एफ बराबर आर बाई 2 से आपसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप उम्मीद करते होंगे आप इसको बना लीजिएगा। एफ और आर के बीच में क्या संबंध है चाचा, तो एफ और आर के बीच में क्या संबंध है, तो एफ बराबर आर बराबर एफ नहीं हो सकता है, एफ बराबर आर बाई 2 यही है। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध ज्ञात करें। फोकसांतर मतलब एफ, फोकसांतर मतलब क्या होता है, एफ यानी कि फोकस दूरी, और वक्रता त्रिज्या मतलब वक्रता त्रिज्या को किससे दर्शाता है, आर। तो आर के बीच में संबंध क्या है, एफ बराबर आर बाई 2, या नहीं तो दे देगा आर बराबर 2f। तो आप देख लीजिएगा जिसमें संबंध होगा वही सत्य हो जाएगा, आर बराबर 2f। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अगला है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या को निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, वही आर बराबर एफ बराबर आर बाई 2 से संबंधित है। आप देख लीजिएगा तो आर बराबर 2f, ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, सत्य हो जाएगा। फिर है एफ बराबर आर बाई 2 सत्य है, तो सत्य क्या, उत्तल दर्पण के लिए परंतु अवतल दर्पण के लिए नहीं। अरे भैया ये तो सबके लिए है, सबके लिए है, यानी कि ये गलत लिखा है। अवतल दर्पण के लिए परंतु उत्तल दर्पण के लिए, ये भी गलत है। उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पण के लिए ये सही है, न तो उत्तल दर्पण न तो अरे भैया ये तो बोल रहा है कि होवे नहीं करता है, ना तो उत्तल दर्पण में न अवतल दर्पण में, तो ये सब में होता है। दोनों दर्पण में एफ बराबर आर बाई 2 दोनों होता है। ये बात अलग है कि एफ बराबर एफ का मान माइनस और आर का मान माइनस आता है, तो वो आप देख लीजिएगा कहाँ एफ, वो तो न्यूमेरिकल देगा तो उसमें माइनस और प्लस वहां देखना है। अभी क्यों हम देखेंगे, अवतल दर्पण चाहे उत्तल दर्पण रहे एफ बराबर आर बाई 2 सब में होता है। कोई दिक्कत? फिर अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ए भैया इसका न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल हमने आपको बताया था, अब जाके न्यूमेरिकल का वीडियो देखिए आंसर। इसके बाद हम आपके ऊपर छोड़ दिए, आप इसको बनाइएगा, हम इसको बनाने वाला नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नई कार्तीय चिन्ह पत्ती यानी कि नवीन कार्तीय चिन्ह पार्टी के अनुसार
ये बताओ कि दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है, तो हमने बताया था आपको दर्पण के सामने रखी बीम की दूरी कैसा लिया जाता है, ऋणात्मक, ना कि धनात्मक, ना ही दोनों, और ये तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी से सभी दूरियां मापी जाती है। कहाँ से मापी जाती है, दर्पण के ध्रुव से। दर्पण का सूत्र क्या है, कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन अगर इस तरह एग्जाम में पूछ देना तो झंडा गाड़ के आना है। 1/a बराबर 1/u प्लस 1/v, तो दर्पण सूत्र हमने बताया था 1/a बराबर 1/u प्लस 1/v होता है कि नहीं। अब देखिए इसको एक बार दे देगा 1/u इधर दे देगा और यहाँ लिख देगा 1/f माइनस 1/v, तो आप उसको देख लीजिएगा, अगर जिस तरह क्वेश्चन पूछे तो एक बार आप उसको समझ लीजिएगा। ठीक है, ये भी है दर्पण से ही संबंधित क्वेश्चन है 83 नंबर, अब बना लीजिएगा, आराम से बन जाएगा। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण का आवर्धन होता है, आवर्धन बराबर क्या होता है, -v/u होता है, -u/v नहीं होता, कंफ्यूज नहीं होइएगा, पहले v होता है तब u होता है, ऐसे याद कीजिएगा। पहले क्या आता है, तो पहले u आता है, इसके बाद v आता है, तो u को पहले नीचे लिखना है और v को क्या लिखना है, ऊपर में लिखना है, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है तो कितना आवर्धन होता है, +1 होता है। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, हमने आपको बताया था, अगर ऋणात्मक होगा तो वास्तविक होगा, अगर धनात्मक होगा तो आभासी होगा, और जो वास्तविक होगा वो कैसा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, उल्टा होगा। समझ में आया। अब है एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है, इसका अर्थ, अरे m ऋणात्मक है तो मतलब क्या हुआ, m ऋणात्मक है तो चचा क्या हुआ, वास्तविक होगा, और जो वास्तविक होगा तो वो कैसा होगा चचा, उल्टा होगा। तो आंसर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत। पीडीएफ जो है हम डाल देंगे टेलीग्राम पर, आप वहां जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने 87 क्वेश्चन बनाया प्रैक्टिस में, और प्रैक्टिस में आप अगर गौर से देखिएगा ना तो ये 87 क्वेश्चन नहीं है, कोई ऐसा क्वेश्चन लगा जो आप नहीं जानते थे, सब क्वेश्चन सुना हुआ था, समझे। और हम आपको एक बात बोलते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हम जो है हम आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव साथ में मिल ले जा रहे हैं, और इतना दिन जो वीडियो रुका है ना, यही प्रैक्टिस सेट के ही कारण वीडियो रुका था। अब देखिए फिजिक्स का वीडियो दनादन आएगा, जिसका बोलिएगा ना उसका आएगा। हमारे पास तो बहुत वीडियो धरल है, हम खाली हमको अब सिर्फ अब क्या करना है, सिर्फ हमको पब्लिश करना है, सब बना बना के रख दिया, पब्लिश करना। ठीक है, तो उम्मीद करते होंगे हमेशा की तरह आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।